प्रोजेक्ट इको स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम का सबसे पहला प्रोजेक्ट था नासा के तरफ से। स्पेस एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दिनों में कम्युनिकेशन सिस्टम उतना बेहतर नहीं हुआ करता था, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि पृथ्वी और ऑर्बिट के बीच का दूरी और अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब भी स्पेस क्राफ्ट अर्थ से थोड़ा दूर जाता था, सिग्नल वीक होता जाता रहता था, जिसके कारण उस समय के ट्रेडिशनल स्पेस क्राफ्ट भी स्ट्रगल करता था कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टेबल बनाए रखने के लिए। दैट्स why it was going to difficult to transmit and receive the data from the space। इस लिमिटेशन के कारण मिशन को रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं किया जा सकता था, ना ही कोई रियल टाइम इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता था और ना ही कोई साइंटिफिक डाटा को रिसीव किया जा सकता था। इन सारे कमियों को पूरा करने के लिए एक रिलायबल और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम का जरूरत था, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद करता बिना किसी कम्युनिकेशन फेलियर के। यही कारण है कि नासा ने प्रोजेक्ट इको को लॉन्च किया, जो कि दुनिया का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। प्रोजेक्ट इको साइंटिस्ट विलियम जे पिकरिंग का फेवरेट प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था जो कि स्पेस कम्युनिकेशन के बाउंड्रीज को एक कदम आगे की ओर ढकेल देता, क्योंकि इससे पहले ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोजेक्ट पे कोई भी स्पेस एजेंसी काम नहीं किया था। प्रोजेक्ट इको दुनिया का सबसे पहला पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसको बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बनाया गया था। पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट एक बड़े डायमीटर वाले स्फेरिकल बैलून से आया, जो कि सिंपली एक रिफ्लेक्टर का काम करती है। यह बैलून बहुत ही पतले मेटलाइज्ड प्लास्टिक मटेरियल का बना था, जो कि पृथ्वी के अराउंड ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। इस बैलून सैटेलाइट से बेसिकली होता यह था कि जब भी कोई पृथ्वी से डिस्क एंटीना से सिग्नल को छोड़ता था, वो सिग्नल बैलून के सरफेस में जाके हिट करता था और सिग्नल बैलून के सरफेस में हिट करने के बाद सिग्नल दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता था, जो कि पृथ्वी में ही रहे दूसरा एंटीना उन रिफ्लेक्ट सिग्नल को कैच कर लेता था। यही कारण है कि इस टाइप के सैटेलाइट को एक पैसिव सैटेलाइट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एम्पलीफायर का यूज नहीं किया गया था जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता। इट्स जस्ट रिफ्लेक्ट द सिग्नल टू एन अनदर डायरेक्शन। इन टाइप के सैटेलाइट का डिजाइन बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है और इनको बनाना बहुत ही आसान होता है एक्टिव सैटेलाइट के मुकाबले, जिसमें ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जरूरत पड़ता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने में। इस बैलून का डायमीटर 30 मीटर था, जो कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में टेलीफोन और टेलीविजन सिग्नल को ट्रांसमिट करती थी। फिर धीरे धीरे पैसिव सैटेलाइट एक्टिव सैटेलाइट में रिप्लेस्ड होने लगा ड्यू टू देयर लिमिटेशन। हालांकि ईयरली स्पेस कम्युनिकेशन के टाइम पे इन पैसिव सैटेलाइट ने ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इको सैटेलाइट के लॉन्च होने के 1 घंटे के बाद ही नासा के JPL डिपार्टमेंट ने एक सक्सेसफुली माइक्रोवेव सिग्नल को ट्रांसमिट करके सैटेलाइट को सक्सेसफुली टेस्ट भी कर दिया। यहाँ तक कि उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट के वॉइस को भी इको सैटेलाइट का यूज करके रिकॉर्डेड वॉइस को ट्रांसमिट भी किया गया था। हालांकि सैटेलाइट इको को लॉन्ग टर्म यूज के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, ये तो बस एक प्रोटोटाइप था फॉर बिल्ड ए बेटर स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम इन फ्यूचर। फिर इसके बाद 1964 में इको 2 को लॉन्च किया गया, जो कि इको 1 के मुकाबले अपग्रेडेड वर्जन था। इको 2 का डायमीटर इको 1 के मुकाबले बढ़ा दिया गया था, जो कि 30 मीटर से 40 मीटर कर दिया गया था और स्टेबिलिटी को बेहतर किया गया था ताकि सैटेलाइट अपने आप को ऑर्बिट में स्टेबल बनाए रखे। इको 2 में रिफ्लेक्टिव सरफेस का यूज किया गया था ताकि ऑर्बिट में सैटेलाइट के पोजीशन और ओरिएंटेशन को ट्रैक किया जा सके। इको 2 में कॉम्प्लेक्स सिग्नल को भी ट्रांसमिट किया गया था और यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के बीच में सिग्नल ट्रांसमिशन करके भी देखा गया था, ताकि सैटेलाइट के जरिए ग्लोबल ट्रांसमिशन भी किया जा सके। और इको 1 के जैसा इको 2 भी एक पैसिव सैटेलाइट ही था। अब इको सैटेलाइट का बहुत सारा कमियां भी था, जिसमें सबसे बड़ा कमी यह था कि इसे रात में यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इको सीरीज का सैटेलाइट से एक पैसिव सैटेलाइट था और पैसिव सैटेलाइट को यूज करने के लिए डे लाइट का होना जरूरी होता है। दूसरा ड्रॉबैक यह था कि सभी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को एक साथ लाइव ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता था। इन कमियों को पूरा करने के लिए आया एक्टिव सैटेलाइट, जो कि वीक सिग्नल को कैच करता था और फिर सिग्नल को एम्पलीफाई करके किसी और डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर देता था। अगर वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्टिव सैटेलाइट का बात करें तो वो टेलस्टार 1 था, जो कि 1962 में लॉन्च किया गया था। इसी के थ्रू लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट का भी शुरुआत हुआ था अक्रॉस द अटलांटिक। प्रोजेक्ट इको फ्यूचर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस प्रोजेक्ट से हमें हमारे ऑर्बिट मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस और ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी की ओर सोचने में मजबूर कर दिया। इको सैटेलाइट का फर्स्ट ट्रांसमिशन गोल्डस्टोन ऑफ कैलिफोर्निया से न्यू जर्सी तक किया गया था 12 अगस्त 1960 में।
आखिरी इको सैटेलाइट ऑर्बिट के बाहर निकल गया और 7 जून 1969 को पृथ्वी के ही एटमॉस्फेयर में जल के राख हो गया और यहीं पे प्रोजेक्ट इको का दी एंड हो गया। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।